हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम तरंग पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी पेट 2022 के जीएस का जितना भी सिलेबस है हम लोग कवर कर रहे हैं। उस क्रम में हमारे लोगों के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला क्लास आप लोगों को दे दिया गया था और ये दूसरा क्लास आज कर लेंगे और ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारे लोगों की यहीं पर समाप्त हो जाएगी। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वह वैदिक सभ्यता का होगा। वैदिक सभ्यता में भी लगभग इसी तरह 2 वीडियो लगेंगे और उसके बाद के जो टॉपिक बचेंगे उसमें एक एक क्लास में सारे पार्ट खत्म हो जाएंगे एंशिएंट हिस्ट्री के। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता में। मैप में हमने सारे स्थलों को देखा था। पहले मैप के द्वारा हम लोगों ने परिचय देखा था सिंधु सभ्यता में। परिचय के बाद हम लोगों ने देखा था इसका समय, किस समय की सभ्यता थी। तीसरे नंबर पे हम लोगों ने देखा था इसके उत्पत्ति को लेकर विद्वानों में क्या राय है, क्या मतभेद है। और 4 नंबर पे हम लोगों ने देखा था महत्वपूर्ण स्थल। महत्वपूर्ण स्थल और इन महत्वपूर्ण स्थलों में से हम लोगों ने देखा था वह 7 स्थल जिनको नगरों की संज्ञा दी गई थी और अन्य नगर इनकी विशेषताएं हम लोगों ने देखी थी। अब जैसे 7 जो सब ये स्थल हैं जिनको महानगरों की या नगरों की संज्ञा दी गई थी, ये आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे कि मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी द्वारा, उसके बाद मोहनजोदड़ो है, फिर लोथल है, धौलावीरा है, कालीबंगा है, बनावली है और चमुंदड़ो है। तो ये सारे स्थल आप लोगों को याद होने चाहिए और इन स्थलों से संबंधित दो दो तीन तीन बातें जो आप लोगों को बताई गई थी वो भी आप लोग देख लीजिएगा, उनको याद कर लीजिएगा। और हो सके तो इनको जिस तरह हमने मैप में आप लोगों को बताया था उसी तरह मैप में इन चीजों को आप एक दो बार प्रैक्टिस करिए, अपने से मैप बनाइए और उनमें उन चीजों को फिल करिए। तो ये बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को याद हो जाएंगे और फिर दोबारा ये भूलेंगे नहीं। तो ये इतनी चीजें हम लोग कर चुके हैं। इनमें से जो आप लोगों को बार बार रिविजन करते रहना है तो वो परिचय और ये महत्वपूर्ण स्थल, इन चीजों को आप लोगों को बार बार रिवीजन करते रहना है। और अन्य के जो स्थल हमने बताए थे उनको भी देख लेना। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे नगरीय प्रणाली, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष और इसका पतन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समय को व्यर्थ न करते हुए। ये परिचय पढ़ चुके थे हम लोग, आप लोग जान चुके होंगे वैसे कि ये सभ्यता है क्या। अगर आपने पहला वीडियो क्लास की कंप्लीट की हुई हो तो आप लोगों को काफी सारी चीजें इस मामले में आप लोगों को पता चल चुकी होंगी। अब हम लोग नगरीय सभ्यता देखकर, सामाजिक पक्ष और आर्थिक पक्ष देखकर इसका चीज को समाप्त करते हैं। छोटी छोटी चीजें, थोड़ी थोड़ी चीजें हम लोग देखेंगे। अब जैसे नगरीय प्रणाली है, हेडिंग डालिए आप लोग नगरीय प्रणाली। नगरीय प्रणाली, तो नगरीय प्रणाली में सबसे पहली जो चीज आ जाती है कि इनके जो है ये किस प्रकार की है, ग्रिड नुमा। ग्रिड नुमा है, ग्रिड नुमा, बस यही पूछा जाता है। ग्रिड नुमा या इसको बोला जाता है जाल नुमा, कभी कभी जाल नुमा भी लिख के आ जाता है। ग्रिड नुमा या जाल नुमा, ये इसकी पद्धति है। जो आप लोग ये पढ़ेंगे ये इसकी पद्धति है, ग्रिड नुमा या जाल नुमा। अब नगरीय प्रणाली, जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि एक नगर होता है पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला, और ये इधर आप लोगों ने देखा था कि पूर्वी टीला। पूर्वी टीला, ये 2 टीले आप लोग देखे थे। और पश्चिमी टीला में आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर पुरोहित वर्ग निवास करता है और यहाँ पर जो है वह पूर्वी टीला में ये आम जनता, आम जनसंख्या जो होती है नगर की, बाकी वो आम जनसंख्या निवास करती है। तो अब जैसे देख लेते हैं हम लोग नगर की संरचना। कोई भी एक टीला आप लोग मान लीजिए, पूर्वी टीला या पश्चिमी टीला, ये जैसे हो गया तो ये आयताकार हो गया। और दूसरी चीज नगरी में ये आयताकार, आयताकार या और वर्गाकार भी होते थे। संरचना वर्गाकार भी इनकी होती थी। तो पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला दोनों चीजें आप लोग समझिए। और यहाँ पर होता था बीच से सड़क जाती थी, जैसे ये जा रही है सड़क और एक सड़क ऐसे होती थी, ये मुख्य सड़कें होती थी। इनको कहा जाता था राजपथ। इनको राजपथ कहा जाता था। और इनकी जो चौड़ाई होती थी वो 10 मीटर चौड़ी होती थी, 10 मीटर चौड़ी होती थी। और नगर के इन खंडों पर ये देखो जैसे छोटी छोटी ये मुख्य सड़कें होती थी, ये मुख्य सड़क है। अब इनके बीच में सड़कें होती थी, ये ऐसे, ये ऐसे मुख्य सड़कें होती थी, ये सड़कें होती थी। और इनके बीच में गलियां होती थी, ये देखिए जैसे हम लोग बना रहे हैं ऐसे ये गलियां होती थी।
थी। अब जैसे इसको मान लीजिए 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 ऐसे, तो इस तरह के ये ग्रिड बटे होते थे। और जैसे 2 नंबर का ग्रिड हम लोग निकाल के यहाँ रखते हैं, जैसे ये 2 नंबर का ग्रिड आप लोग मान लीजिए यहाँ बना देते हैं हम लोग, यहाँ से इसको अलग समझते हैं। जैसे ये गली गई है और इसके बगल में ये आप लोग देखिए ये सड़क थी, ये सड़क थी, ये सड़क थी और ये गली थी और मुख्य सड़क ये है आपकी, ये जिसको हम लोग बोलते हैं राजपथ, राजपथ, राजपथ है ये। तो यहाँ पर बनाए घर ऐसे बने होते जैसे इसके किनारे किनारे कमरे बना दिए, ये देखिए जैसे ऐसे ऐसे कमरे बना दिए गए। अब यहाँ पर जो होता था, यहाँ पर ऐसे, तो यहाँ पर होता था स्नानागार, इसको क्या बोला जाता था, स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार। और यहाँ पर इसके बगल में एक होता था कुआं, स्नानागार के बगल में होता था कुआं, और कुआं और ये दरवाजे होते थे मुख्य द्वार, मुख्य द्वार। तो ये आंगन हो गया जैसे, तो आंगन के एक कोने में रसोई घर होता था, रसोई घर। और आंगन के जस्ट जैसे ही मुख्य द्वार होता था, यहाँ पर एक दीवार खड़ी होती थी जिसके कारण, जिससे कि ये लोग, कोई बाहरी व्यक्ति अंदर पूरा घर न देख पाए। और ये प्रवेश करता था तो ऐसे आके ये ऐसे से जाना होता था, ऐसे घर से ऐसे, आप लोग समझते हैं वह होंगे। तो ये एक नगर संरचना हो गई कि इस प्रकार की व्यवस्था थी। और बाकी चीजें जो हम लोगों ने देखी थी कि ये इनकी जो साफ सफाई की व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था, वो उच्च कोटि की थी, तो वो हम लोग देख चुके हैं। मोहनजोदड़ो में हम इस तरह की चीजें देख चुके हैं, नालियां वगैरह कैसे क्या थी। तो आप लोग इतना समझिए इन चीजों का कि नगरीय प्रणाली, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, यही पूछा जाता है अक्सर। और ये कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त, जैसे अब है कि मोहनजोदड़ो में बहुत सारे घरों में, बहुत सारे घरों में क्या, ये स्टेटमेंट ऐसे प्रश्न इसमें बनेगा कि सिंधु सभ्यता में घरों के जो मुख्य दरवाजे हैं वह मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, घरों के दरवाजे मुख्य सड़कों की ओर खुलते थे, सत्य या असत्य। तो यहाँ पर ये असत्य होगा, ये मुख्य द्वार सड़क पर ना खुलकर ये गलियों के अंदर ये द्वार खुलते थे। तो इतना ठीक है, कंप्लीट है। आप लोग चाहे देख लीजिए, इसमें लिखने वाली कोई चीजें हैं नहीं वैसे। और ये, और यहाँ पर बस ये देखिए कि ये जो आंगन होता था ये कच्ची ईंटों के बने होते थे, कच्ची ईंटों के, कच्ची ईंटों के बने होते थे। कालीबंगा में केवल एक पक्की ईंटों का एक साक्ष्य मिला है, कच्ची ईंटों के आंगन कच्ची ईंटों के होते हैं। बस यही पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। बाकी प्रश्न उत्तर हम करा देंगे कि किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार से ये आते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे सामाजिक पक्ष का। ये छोटी छोटी बातें, ये देख, ये इनसे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि कम से कम तो आपको लोगों को लगेगा कि हाँ हमने पढ़ा, रसोई घर ये सब पूछ लिया, तो इनमें फिर अच्छा सवाल अगर बन गया तो आप लोग फिर यही होगा कि हम लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं। छोटे छोटे बनेंगे प्रश्न, अक्सर मानते हैं कि इस तरह की परीक्षाओं में 1D एक तो प्रीलिम्स की परीक्षा है, तो इसमें और हल्के प्रश्न बनेंगे। लेकिन तैयारी हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो इसको पढ़ लेते हैं, फिर कभी पढ़ेंगे हम लोग जब किसी भी मुख्य परीक्षा में देखेंगे, तो ये टॉपिक अपने आप में कोई 8-10 घंटे से कम टॉपिक नहीं है जब पीसीएस वगैरह में इसको पढ़ते हैं। तो इस चीजें, इसलिए इन चीजों को, तो हम लोग देखने वाले हैं समाज। कोई भी समाज देखने से पहले हम लोग कुछ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि उन आधारों पर हम समाज को देखते हैं, ताकि पता कर सके कि वह समाज कितना समृद्ध एवं शक्तिशाली था। तो सबसे पहले हम समाज देखते हैं वर्ग, समाज कितने वर्गों में बटा था। दूसरा हम लोग देखते हैं उसकी वेशभूषा, वेशभूषा। तीसरा हम लोग देख लेंगे स्त्रियों की दशा, कि समाज में स्त्रियों की दशा कैसी थी, स्त्रियों की दशा। दोस्तों कहा जाता है कि किसी भी समाज में स्त्रियों की दशा को देखकर हम बता सकते हैं कि वह समाज किस तरह का है, वह कितना सभ्य एवं शक्तिशाली है। वर्ग हो गया वेशभूषा, या इसी को हम लोग पहनावा कह सकते हैं, पहनावा। और स्त्रियों की दशा व्यापार वाणिज्य के लिए हम लोगों ने देख रखा है। अब आगे हम लोग देखते हैं इसको
कि वर्ग वहां पर 3 प्रकार के वर्ग थे, जैसे कि उच्च, और उसके बाद निम्न, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग, ये 3 प्रकार के वर्ग होते थे, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में आप लोगों को पता है कि यहाँ पर पुरोहितों का आवास होता था, पुरोहित लोग उच्च वर्ग में आते थे। और मध्य वर्ग में जितने भी स्किल प्राप्त लोग, जिन्हें भी आप कह सकते हैं, जैसे किसान हो गया, व्यापारी हो गए, बढ़ई हो गए, कुंभकार या कुम्हार हो गए, तो ये लोग मध्यम में आ गए। रथकार हो गए, हालांकि ये रथ जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं मिला है, लेकिन इस तरह के जितने भी लोग, आप लोग इसको पढ़ेंगे आगे वैदिक सभ्यता में एक प्रमुख रत्न हो जाएगा, रत्निन कहा जाएगा। तो इस तरह की चीजें हैं, कपड़ा बुनने वाले हो गए, टोकरी बुनने वाले हो गए, तो ये सारे लोग ये मध्य में आ जाते थे, मध्य वर्ग में। और निम्न वर्ग में ये जो किसी, इनके पास कोई स्किल्स नहीं होती थी, जैसे दास, मजदूर, तो ये लोग हो गए निम्न वर्ग में। तो समाज 3 भागों में विभक्त था, उच्च, मध्य, निम्न। और ये आप लोग देखिएगा। वेशभूषा में अगर हम लोग देखें तो पहनावा में ये सूती कपड़े पहनते थे, सूती और कढ़ाईदार। सूती में आप लोगों को मालूम होगा कि कपास का ज्ञान इनको था, मोहनजोदड़ो में एक चाकू सूती कपड़े में लपेटा हुआ था। और कढ़ाईदार का मोहनजोदड़ो में एक 3 पतिया साल ओढ़े योगी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। 3 पतिया साल ओढ़े योगी की मूर्ति, तो इससे पता चलता है कि वहां पर कढ़ाईदार वस्त्र भी थे। तो पहनावा में अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कढ़ाईदार, ये 3 पतिया साल ओढ़े योगी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वह मोहनजोदड़ो से मिली है। और यहीं पर देख लेते हैं कि वेशभूषा में ही आभूषण आ जाते हैं दोस्तों। आभूषण, एक एक चीज आप लोगों को बता रहे हैं, ज्यादा कोई नहीं, लेकिन आप लोग पूरे टॉपिक को इसी तरह पढ़िएगा। आभूषण में देख लेते हैं, आभूषण होते थे जैसे सोना, चांदी, सोना हो गया, चांदी हो गया, हाथी दांत के बने आभूषण हो गए, हाथी दांत के बने आभूषण हो गए। तो ये जो पहनता था ये उच्च वर्ग या अमीर आदमी जो होता था, अमीर जो होते थे वो पहनते थे आभूषण सोना, चांदी या हाथी दांत के। और जो ये निम्न वर्ग होता था या मिट्टी, शंख और सीप, इसके आभूषण बनाकर पहनता था। और आभूषण स्त्री व पुरुष दोनों लोग धारण करते थे। तो ये पहनावा हो गया। अब स्त्रियों की दशा देख लेते हैं हम लोग। स्त्रियों की दशा में समाज जो था इनका मात्र सत्तात्मक था, मात्र सत्तात्मक था। इसीलिए स्त्रियों की दशा यहाँ पर उच्च थी, बढ़िया थी। एक दो जगह सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, जैसा कि हम लोगों ने काल देखा था इसको। अब स्त्रियों के साक्ष्य हो गए। वेशभूषा में दोस्तों हम लोग और देख लेते हैं कि कुछ साक्ष्य मिले थे वेशभूषा में ही। जैसे मिला था हड़प्पा से श्रृंगारदान मिला था, हड़प्पा से श्रृंगारदान मिला था। और चहुंदरों से इसी प्रकार आप लोग लिख लीजिएगा, हमने बताया था आप लोगों को, उनको एक जगह पर लिस्टिंग कर लीजिएगा। जैसे चहुंदरों में बताया था हमने कि यहाँ पर अंजन सालिका सौंदर्य प्रसाधन के साधन मिले हैं, कंघी वगैरह। तो ये हो गए। नौसारों से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। तो एक जगह आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी, नौसारों से सिंदूर के साक्ष्य। ये अलग अलग स्थलों में हमने बताया था, आप लोग इसको एक जगह लिस्टिंग कर लीजिएगा। नौसारों में सिंदूर के साक्ष्य। और यहाँ मिला था कालीबंगा से आप लोगों को अंडाकार
अंडाकार हाथी दांत की चूड़ियां, हाथी दांत की हाथी दांत की चूड़ियां मिली थी। तो इस तरह की चीजें आप लोग देखिए, मोहनजोदड़ो से भी चूड़ियां मिली थी। तो इस तरह की चीजें आप लोग लिस्टिंग कर लीजिएगा, वहां पर हम लोगों के द्वारा आपको बताया गया है। तो ये सवर्ग हो गया, वेशभूषा हो गई, स्त्रियों की दशा हो गई, आभूषण हो गए। तो अब चलते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। बस पहले भी बताया जा चुके हैं ये फैक्ट, बस यहाँ पर इस दृष्टि से आप लोग, ताकि ये आप लोगों को जल्दी से जल्दी याद हो सके। और समाज में वर्ग में ही देख लेते हैं एक चीज और, कि कितने प्रजातियां कितनी थी। प्रजातियां, तो प्रजातियां यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा 4 प्रकार की देखने को मिलती हैं, 3 और ये 4। एक हो गया अल्पाइन, अल्पाइन। दूसरी हो गई भूमध्य सागरी, भूमध्य सागरी। इसका हमने बताया था मोहनजोदड़ो में कि सबसे अधिकांश जनसंख्या भूमध्य सागरी थी। एक थी प्रोटोस्टेलाइट, 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 अल्पाइन, भूमध्य सागरी, प्रोटोस्टेलाइट। ये मिली थी 10 इंच कांसे की मूर्ति, उसकी 10 इंच की जो कांसे की मूर्ति थी, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, वह किस प्रजाति की थी, वहां से पूछ लिया जाता है। मोहनजोदड़ो में मिली थी, लेकिन पूछ लिया जाता है कि वह जो मूर्ति मिली थी वह किस प्रजाति की थी, तो ये प्रोटोस्टेलाइट प्रजाति की हो जाएगी। सर्वाधिक संख्या जो होगी मोहनजोदड़ो में या पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में, तो भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग होंगे। और एक और हो जाता है मंगोलाइड, मंगोलाइड। ये आप लोग हो सके तो अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, और अन्यथा हम लोग देखेंगे कि शायद अगर टेलीग्राम पे हम लोग इसे उपलब्ध करा सकें तो हम उपलब्ध करा देंगे। आप लोग चैनल के डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इतना कुछ हो गया, ये ठीक है। अब हम लोग आगे इसका देखते हैं, आप लोग लीजिए तो स्क्रीनशॉट एक लीजिए, मैं थोड़ा हट जाता हूँ। खान पान में अगर यहीं देख लेते हैं, तो कोई भी समाज होता है तो खान पान में वो शाकाहारी या मांसाहारी, खान पान ये क्यों छूटे, खान पान में शाकाहारी या मांसाहारी, शाकाहारी या मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, ये आप लोग याद करिएगा। अब देखते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं आर्थिक पक्ष पर। इसी तरह थोड़ी थोड़ी चीजें देखकर हम सारा पूरा पक्ष इसका सिंधु घाटी सभ्यता का देख रहे हैं, लेकिन आप लोग जो डिवीजन आप लोगों को करना है, तो वो उन 7 नगरों का और अन्य और जो स्थल है बताए गए थे उनका डिवीजन आप लोग ज्यादा बार करिएगा। और क्योंकि वहां पर सारी चीजें बता दी गई थी, लेकिन अब ये थोड़ा डिटेल में, ताकि आप लोगों को अच्छी से समझ में आ सके, भूले नहीं। इस तरह कई बार याद आ जाता है ऐसे कि हाँ ये हमने पढ़ा था, खान पान में देखा था इसको, या फिर जब आभूषण सिंधु सभ्यता में पढ़ रहे थे पहनावा, तब उसमें हम लोगों ने आभूषण देखा था कि कौन कहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, और नगरों में भी हम लोगों ने इसको देख चुके हैं। तो अब हमारा लोगों का अगला टॉपिक होगा, वो होगा आर्थिक पक्ष, आर्थिक जीवन। तो यहाँ पर है आर्थिक। तो आर्थिक में हम लोग किस प्रकार देखेंगे, सबसे पहले कृषि, कृषि को देख लेते हैं, फिर उसके बाद अन्य चीजें हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो कृषि में अगर देखा जाए तो ये जो कृषि इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो गई थी क्योंकि सिंधु नदी थी, सिंधु व अन्य नदियों के कारण, अन्य नदियों के कारण आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जलोढ़ मैदानों का निर्माण कैसे होता है, सिंधु व अन्य नदियों के कारण जलोढ़ मृदा का विस्तार था, जलोढ़ मृदा का विस्तार था। और ये जो फसल बोते थे वह अक्टूबर नवंबर में बोते थे, अक्टूबर और नवंबर में बोते थे, नवंबर में बोते थे। और उधर मार्च अप्रैल में इसको काटते थे। तो अभी का अगर हम लोग देखा जाए तो ये रबी की फसल हो गई, आप लोग समझिए कि इस सीजन में अभी के लिए हम लोग देखते हैं तो रबी की फसल होती है।
हैं, रबी की फसल, रबी की फसल होती है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि अक्टूबर से नवंबर में बोते थे और मार्च और अप्रैल में इसको काटा जाता था। अब अगला जो हम लोग फैक्ट देखेंगे कि यहाँ पर मुख्यतः इन लोगों को 9 फसलों का ज्ञान था। आप लोग लिख लीजिए, हम लोग ऐसे बताए दे रहे हैं। गेहूं था, जौ था, तरबूज, मटर, खरबूजा, राई, सरसों या तिल वगैरह इनकी जानकारियां थी। अच्छा, कुछ साक्ष्य जैसे हम लोगों ने देखे थे उसी प्रकार हम लोग साक्ष्य देख लेते हैं। यहाँ पर भी लिस्टिंग कर लेते हैं कि चावल के साक्ष्य अगर देखा जाए तो चावल के साक्ष्य इनको कहाँ से मिले, और दूसरा भूसी के साक्ष्य कहाँ से मिले, भूसी के साक्ष्य कहाँ से इनको प्राप्त हुए। तो आप लोग लिखिएगा कि चावल के साक्ष्य इनको लोथल से प्राप्त हुए और भूसी के साक्ष्य इनको रंगपुर से प्राप्त हुए। चावल के साक्ष्य लोथल, भूसी के साक्ष्य रंगपुर, भूसी के साथ रंगपुर। और एक बाजरा, बाजरा के साक्ष्य, बाजरा के साक्ष्य इनको लोथल से प्राप्त हुए थे। बाजरा के साक्ष्य इनको लोथल से प्राप्त हुए। तो चावल के साक्ष्य लोथल, भूसी के साक्ष्य रंगपुर, बाजरा के साक्ष्य लोथल से। और एक चीज आता है रागी, ये भी वहां का अन्न है, रागी, ज्वार और कोदो, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोथल है, रंगपुर है, फिर लोथल, और ये रोजदी से देखने को मिलेगा, रोजदी से। तो ये कृषि हो गई यहाँ पर इनके, ये आप लोग याद रखिएगा, इनको बॉक्स में बंद करके। कृषि से संबंधित अगर पूछा जाएगा तो कई बार पूछा जा चुका है कि भूसी कहाँ से प्राप्त हुई, भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये आप लोग देखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कृषि में, अगर अब ऐसे पढ़ा होगा आप लोगों ने पहले कि कृषि में हम लोग पशुपालन को भी शामिल करते हैं। तो कृषि के अंतर्गत अगर पशुपालन का देखा जाए, यहाँ दोस्तों विजुअल हो रहा है, आप लोगों को बताए दे रहे हैं बस ऐसे ही, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। पशुपालन, पशुपालन में पशु जो होते थे उनका वो परिवहन के लिए प्रयोग किए जाते थे, परिवहन में प्रयोग किए जाते थे, और इनको भोजन में भी प्रयोग किया जाता था, और क्रय विक्रय के साधन भी होते थे। क्रय विक्रय, क्रय विक्रय के साधन होते थे या और बाटा सिस्टम में काफी उपयोगी होते थे। तो पशुपालन, परिवहन, भोजन, क्रय विक्रय, इतना आप लोग देख लीजिए, याद करिएगा। और पशुपालन में भी अगर देखा जाए तो वृषभ पूंजा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वृषभ पूंजा, वृषभ पूंजा, एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल, एक श्रृंगी बैल, कुबड़ वाला बैल या जिसे कहते हैं, और पशुपति नाथ, पशुपति नाथ। अब यहाँ से ये सब पशुओं से रिलेटेड है। वृषभ पूंजा, वृषभ पूंजा वो जो बैल की पूंजा होती थी, कुबड़ वाला बैल, एक श्रृंगी बैल, तो ये इनका प्रमुख पशु होता था जिसकी पूजा की जाती थी। एक श्रृंगी बैल हो गया, और पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ एक मोहर मिली थी, मोहर, और पशुपति, जिसको बाद में जॉन मार्शल के द्वारा पशुपतिनाथ की वो नाम दिया गया था, और ये मोहर प्राप्त हुई थी अर्नेस्ट मैके को। इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। पशुपतिनाथ इसलिए क्योंकि यह जो आकृति इसमें बनी हुई थी वह चारों ओर पशुओं से घिरी हुई थी, इसीलिए इसको नाम दिया गया पशुपति। अब इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ कर रहे हैं, आगे देखते हैं। कृषि हो गया, अब व्यापार वाणिज्य देख लेते हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें व्यापार वाणिज्य में भी हम लोग देखेंगे, तो बस उसके बाद आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इसी में आर्थिक पक्ष में ही देखेंगे हम लोग व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य का देखा जाए तो आंतरिक व्यापार भी इनका होता था, आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार, और देखा जाए इनका तो बाह्य व्यापार भी होता था।
दोनों होते थे। आंतरिक व्यापार का मतलब है कि ये अपने ही क्षेत्रों में दूसरे दूसरे नगरों के द्वारा, जैसे देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा नगर और मोहनजोदड़ो नगर काफी दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच व्यापार होता था। तो ये ज्यादा नहीं है, जैसे मैसूर से भी आता था, यहाँ पर मैसूर हो गया, कर्नाटक से भी व्यापार होता था। तो और इनके अपने स्थलों के बीच व्यापार होता था। ये चीजें आप लोग देखिएगा। अपने स्थलों के अलावा भी इनका अन्य जो उस समय थी सभ्यताएं, उनसे व्यापार इनका होता था। अब ब्याह व्यापार ये हमारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर्वप्रथम ब्याह व्यापार के हम लोगों को साक्ष्य कैसे मिलते हैं। जैसे बंदरगाह थे, अब बंदरगाह बने हैं तो व्यापार होना है, ये एक आम धारणा है कि बंदरगाह बने थे तो इनका बाह्य व्यापार कहीं ना कहीं से होता होगा। अब इसके साक्ष्य हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं, ये हम लोग देख लेते हैं कि इनके साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं। तो एक मिला था सारगौन का अभिलेख, सारगौन का अभिलेख, ये कब प्राप्त हुआ था, तो ये 2350 में प्राप्त हुआ था सारगौन का अभिलेख। इस अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। मेलुहा शब्द का प्रयोग, मेलुहा शब्द का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था। और ये मिला था कहाँ पर, फारस की खाड़ी में। ये आप लोगों को, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फारस की खाड़ी से, फारस की खाड़ी, सारगौन का अभिलेख, जिससे हम लोगों के इनके बाह्य व्यापार का पता चलता है कि ये लोग बाहर से व्यापार करते थे। अब जैसे हड़प्पा में, अब जैसे यहाँ पर बताए थे कि आंतरिक व्यापार में हड़प्पा में क्या था, यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इनकी अलग अलग स्थलों पर अलग अलग, कोई एक केंद्रीय प्रशासन अभी तक देखने को नहीं मिला है कि कोई राजा वगैरह होते हों जिनका पूरा सभ्यता पर कंट्रोल हो। तो इस तरह की अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिली है, क्योंकि अभी इसकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है। तो हड़प्पा में जैसे कोई दूसरी मुद्रा चल रही है, और मोहनजोदड़ो में जो मिली है मोहरे, तो वो दूसरी तरह चल रही है। तो इसका मतलब है कि दोनों पर अलग अलग प्रशासन वर्ग होगा, दोनों के अलग अलग अपने नियम कानून होते हैं। तो हड़प्पा की मोहरे जो है वो मोहनजोदड़ो में मिली है, तो ये बात सिद्ध करती है कि आंतरिक व्यापार इन दोनों के बीच होता होगा। और ब्याह व्यापार में क्योंकि बंदरगाह कई सारे हमको मिले हैं लोथल वगैरह में, तो वहां पर देखते हैं कि बाहर से इनका व्यापार होता था। जैसे ईरान अफगानिस्तान से इनका व्यापार होता होगा। ममी का मॉडल जैसे आप लोगों को नगरों में बताया गया था, तो ये मिस्र के साथ इनके व्यापार संबंधों को दर्शाता है। और ये जो यहाँ उस समय हमने नहीं बताया था नगरों के समय, तो ये सारगौन का अभिलेख है, 2350 में मिला था फारस की खाड़ी से। तो यहाँ पर मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, सिंधु सभ्यता वाले लोगों के लिए। ठीक है, तो आप लोग इनको इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखते हैं, केवल यही इंपॉर्टेंट है, बाकी वहां पर समझने वाली चीजें हैं, आप लोग इसको समझिए। और ये व्यापार किस चीज का करते थे, हाँ ये भी है। तो ये बनाते क्या थे, सिंधु सभ्यता वाले लोग क्या बनाते थे, ये सूती कपड़े इनके पास होते थे, या कढ़ाईदार, तो या सूती कपड़े मान लीजिए। मनके बनाते थे, मनके बनाने के कारखाने थे, चहुंदड़ों में हमने देखा था। तो ये मनके भेजते होंगे, सूती कपड़े भेजते होंगे। और हाथी दांत की वस्तुएं, जो हाथी दांत वगैरह की वस्तुएं जो होती थी, तो वो भेजते होंगे। और वहां से तमाम चीजें हैं, जैसे पत्थर, बेशकीमती पत्थर हो गए, अर्ध कीमती पत्थर हो गए, लाजवर्द मणि वगैरह, ये जो होती थी मणियां वगैरह, तो ये लोग ये बाहर से मंगाते थे और ये वहां से भेजते थे। तो आयात निर्यात की अगर कभी प्रश्न आ गया कि सिंधु सभ्यता के लोग क्या निर्यात करते थे, तो आप लोग इस तरह की चीजें बता सकते हैं। और भी इस तरह की चीजें हमने देखी हैं वीडियो में, तो आप लोग ये चीजें आप बता सकते हैं, सूती कपड़े हो गए, मनके हो गए, हाथी दांत वगैरह हो गए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्यापार इनका दोनों प्रकार से होता था, आंतरिक और बाह्य। आर्थिक पक्ष हो गया, धार्मिक पक्ष भी हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग इनको देखते हैं आगे, क्रय विक्रय के इनके साधन क्या थे। तो क्रय विक्रय के साधनों में वही मोहरे वगैरह हो जाती हैं। अब परिवहन के स्रोत देखकर इसका हम लोग पतन देख लेते हैं। परिवहन में आप लोग देखिएगा कि परिवहन
परिवहन में सीधा सा है कि बंदरगाह थे तो नाव वगैरह थी, बंदरगाह थे तो नाव वगैरह तो थी ही। दूसरा हम लोगों ने देखा था इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी मिली थी, इक्का गाड़ी या बैलगाड़ी, बैलगाड़ी। स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से ही आप लोग व्यापार करते थे, तो परिवहन के साधन इनके हो गए। ये बस देखने के लिए इसलिए कि प्रश्न में आ जाए तो आप लोग आइडिया लगा सके, पता प्रश्न में आ जाए तो आप लोग सोचे कि ये पता ही नहीं, बताया ही नहीं गया, तो इस तरह चीजें आप लोग देख सकते हैं, बंदरगाह, इक्का गाड़ी व बैलगाड़ी। अब पतन में दोस्तों कुछ विद्वानों की साक्ष्य है, तो हम लोग उसकी लिस्टिंग कर बना लेते हैं, क्या क्या किन विद्वानों ने कहा है। दो तीन विद्वानों का देखेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे इसको, बहुत ज्यादा इसको अब लंबा नहीं करेंगे, फिर कभी पूछेंगे, देखा जाएगा इसमें। तो कई विद्वानों, पतन जो हुआ था तो उसमें कई विद्वानों द्वारा मतभेद है कि किस प्रकार की सभ्यता का पतन हुआ था। तो कुछ जो हम लोग देखते हैं कि जो कुछ प्रमुख मत हैं, तो जैसे है आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण हुआ था, आर्यों का आक्रमण। तो ये जॉन मार्शल, इनका मानना है कि पूरी सभ्यता का आर्यों के आक्रमण के कारण इनका पतन हो गया था। और दूसरा हम देखते हैं जैसे कि बाढ़ माना गया है कि बाढ़ से, अभी इनका देखते हैं कि कौन से विद्वान इस तर्क में अपना समर्थन इस तर्क में रखते हैं, बाढ़ हो गया। और जैसे जलवायु परिवर्तन को उन लोगों का मानना था कि ये जो सिंधु व इसकी नदियां थी, सहायक नदियां, इन्होंने अपना मार्ग बदला और पूरी की पूरी सभ्यता इसी कारण ये तबाह हो गई, जलवायु परिवर्तन हो गया। और उसके बाद हो गया कि जनसंख्या वृद्धि के कारण ये जो नगरीय सभ्यता जिस लिए जानी जाती थी वह अपने लक्षण खो दिया उसने, जनसंख्या परिवर्तन। और देख लेते हैं, ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और ये चार, एक और देख लेते हैं कोई हम लोग की, आर्यों का आक्रमण, बाढ़, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन। और अब लोग हम लोग देखते हैं कि ये प्रशासनिक, प्रशासनिक शिथिलता, प्रशासनिक शिथिलता। प्रशासनिक शिथिलता का मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने नगर नियोजन में देखा था कि जो घरों का आकार होता था वह बाकायदा राजपथ निकलता था और चौड़ी गलियां और उसके बाद मुख्य गलियां, सड़कें होती थी। तो ये प्रशासनिक शिथिलता के कारण ये संरचनाएं नष्ट होने लगी। अब वो जो चौड़ी सड़कें होती थी वो तंग गलियों में परिवर्तित हो गई थी, और जो घरों का एक पैटर्न होता था कि एक निश्चित पैटर्न में बनाया जाना था, अब वो चीजें बेतरतीब बनाई जाने लगी थी। पहले मोहनजोदड़ो वगैरह में देखिए तो नालियों, जो जल निकासी की व्यवस्था थी वह बहुत उच्च कोटि की थी, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे आते आते प्रशासनिक शिथिलता के कारण ये चीजें अब चेंज होने लगी थी, बदलने लगी थी। नालियों का जो होता था वह छोटी होने लगी थी, जल भराव की व्यवस्था होने लगी थी। तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जिस कारण या सिंधु घाटी सभ्यता अपनी नगरी और साफ सफाई या उच्च कोटि की व्यवस्था के बारे में जानी जाती थी, तो वह अब यहाँ पर आते आते वह खत्म होती दिखने लगी थी। तो इसीलिए प्रशासनिक शिथिलता इसको कहा जाता है। अब इनमें मत किसने दिया है ये हम लोग देख लेते हैं। जैसे आर्यों का आक्रमण में जॉन मार्शल के द्वारा बताया गया है, तो और हम लोग देख लेते हैं कि जैसे व्हीलर हो गए, इसमें अन्य विद्वान भी मतों से समर्थन है। व्हीलर हो गए, ए बी व्हीलर, और ये हो गए यहाँ पर जॉन मार्शल, ए बी व्हीलर, अर्नेस्ट मैके। तीन बार हम लोगों ने इनका नाम लिया है, अर्नेस्ट मैके। अब आप लोग देखिएगा, बताइएगा कि किन किन चीजों में हम लोगों ने इनका नाम लिया है। जॉन मार्शल हो गए, व्हीलर हो गए, अर्नेस्ट मैके हो गए। हम बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं कि आप लोगों को ये चीजें याद हो जाए। और उसके बाद बाढ़ में हम लोग देखते हैं कि मार्शल, मैके और एसआर राव, मार्शल, मैके और एसआर राव, एसआर राव। अब यहाँ पर देखिएगा कि जॉन मार्शल यहाँ पर भी कह रहे हैं, यहाँ पर भी कह रहे हैं, और प्रशासनिक शिथिलता ये इन लोगों का मानना है, जॉन मार्शल का ही। और ये प्रमुख हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि ये जब सभ्यता का उत्खनन शुरू हुआ था तो ये एएसआई विभाग के अध्यक्ष थे। और जनसंख्या परिवर्तन में देखा जाए तो हम लोग ये देखेंगे कि ये टीएच लैम्ब्रिक एक विद्वान है, टीएच लैम्ब्रिक, टीएच लैम्ब्रिक, इनके द्वारा बताया गया था कि जनसंख्या तेजी से बढ़ी थी और जिस कारण वहां पर व्यवस्थाएं, मैनेजमेंट नहीं हो सका और वह सभ्यता अपने आरंभिक चरणों को, यानी कि जिसके लिए वह जानी जाती थी, वह उसने वो विशेषताएं खो दी।
और वहीं से इसका पतन माना गया है। अब जलवायु परिवर्तन के बारे में हम लोग देख लेते हैं, तो ये अमलानंद घोष, हमारे अमलानंद घोष, हम लोगों ने इनके बारे में भी पहले पढ़ा था। अमलानंद घोष, इन्होंने जो ये बाकी जो यूरोपीय विद्वान थे उन्होंने बताया था कि ये विसरणवादी सिद्धांत है। सिंधु सभ्यता का जो उत्कर्ष किया था, जिन्होंने सिंधु सभ्यता बसाई थी, वह बाहर से लोग आए थे, चाहे वह मिस्र की सभ्यता से आए थे या फिर बाकी जो उस समय की इराक या मोसोपोटामिया की सभ्यता के लोग आकर यहाँ इन लोगों ने सभ्यता बसाई थी, ऐसा मानना था ये यूरोपीय जो विद्वान थे, इतिहासकार थे। लेकिन अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल, इन्होंने इस बात का खंडन किया और इन्होंने कहा कि या यहीं के निवासी थे और या कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो हम लोगों ने देख लिया पतन, जॉन मार्शल और ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा हल्का हल्का। अब हम लोग एक छोटी सी लिस्टिंग देख लेते हैं कि कौन सी नदियों के किनारे कौन से स्थल थे, और उसके बाद हम इस चीजों को समाप्त करते हैं। तो लिस्टिंग के लिए हम लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। ये चीजें ऐसी भी बिना कैटेगरी वाइज भी बताई जा सकती थी। शुरुआत में आते दो दो बातें उन्हीं में ऐड कर देते, लेकिन फिर वो याद करने की दृष्टि में बहुत सारे फैक्ट हो जाते हैं, इसीलिए इनको खंडों में बांट कर अलग अलग देखना है हम लोग। कि पतन अलग देख लेते हैं, नहीं वहीं पे बता दिया जाता है, विशेषताएं अलग देख रहे हैं, आर्थिक पक्ष अलग देख रहे हैं, और पैमाना वगैरह तो हम लोगों ने आपको बता दिया था कि 16 की गुणज में इनका पैमाना था, हाथी दांत के बने होते थे। अब ये आप लोग लिख लीजिए ऐसे ही। अच्छा, अब याद आ गया इतने समय। तो पैमाना जो होता था वह 16 की गुणज में होता था, 16 की गुणज में होता था और हाथी दांत का बना होता था, हाथी दांत का पैमाना होता था। तो ठीक है, इतना ये आप लोग बिल्कुल। अब हम लोग देखते हैं कुछ नदियां, वहां पहले बता चुके हैं लेकिन फिर से हम लोग देखते हैं बार बार। सिंधु नदी के किनारे, नंबर 2 रावी नदी के किनारे, नंबर 3 सिंधु हो गई, रावी हो गई, सरस्वती, सरस्वती हो गई। या मुख्य मुख्य स्थल देख लेते हैं, आप लोग लिख लिया है आप लोगों ने, बस केवल इसको लिस्टिंग करना है। ऐसे बता देते हैं। तो सिंधु सभ्यता में जो था, या मोहनजोदड़ो था, चहुंदड़ो, आमरी, अलीमुराद, कोट दीजी, अल्लादीनो। और ये जो मोहनजोदड़ो, अल्लादीनो, चहुंदड़ो, चहुंदड़ो, अलीमुराद, ये चीजें आप लोग लिख लीजिए। ये 4 स्थल, बाकी हमने अल्लादीनो है यहाँ पर दोस्तों, बाकी चीजें हमने मोहनजोदड़ो के समय बताई थी। अब रावी नदी पर अगर हम लोग देख लेते हैं तो स्थित है हड़प्पा, ये पहले ही बताया था हमने लोगों ने, रावी नदी पर हड़प्पा बताया था। और सरस्वती नदी पर अगर हम लोग देख लेते हैं, सरस्वती या इसको घग्गर कहा जाता है, तो बनवाली, राखीगढ़ी, कुणाल, कालीबंगा। बनवाली, बनावली जिसको बोलते हैं, राखीगढ़ी, बस यही दो चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सिंधु नदी, रावी नदी, सरस्वती नदी, और यहाँ पर चिनाब नदी। चिनाब नदी पर मांडा स्थल है, ये सबसे उत्तरतम स्थल है, सबसे उत्तरतम स्थल, उत्तरतम स्थल, सबसे उत्तरतम स्थल है। एक आप लोग देखिएगा प्रवरा नदी, प्रवरा नदी ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र पे है। तो महाराष्ट्र में ये प्रवरा नदी पर स्थित है। आपका कौन सा सबसे दक्षिणतम स्थल है, तो ये सबसे दक्षिणतम स्थल प्रवरा नदी पर है। कौन सा दोस्तों बताइए आप लोग, तो ये है प्रवरा नदी पर सुरकांगेडोर, ये तो बलूचिस्तान में हो जाएगा। ये अब ध्यान से हमारे उत्तर गया दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यहाँ पर था मांडा, और यहाँ पर था दैमाबाद दोस्तों, यहाँ पर दैमाबाद, हाँ यहाँ पर दैमाबाद था प्रवरा नदी पर। अब ये होता है कि कैसे हम लोग अगर इस तरह पढ़े होते हैं चित्र के माध्यम से, या धीरे धीरे खंडों में बांटकर चीजों को, तो अगर जैसे याद नहीं आ रहा है हम लोगों को, तो हमने लोगों ने यहाँ इसे बना लिया कि मांडा है,
यहाँ पर दईमाबाद प्रवरा नदी के तट पर है, वो याद है क्योंकि ये जैसे ही ग्राफ खींचा तो वो याद आ गया। और यहाँ पर आलमगीर है, आलमगीर, और यहाँ पर सुदकांगे डोर है, सुदकांगे डोर। तो यही फायदा होता है एक बस केवल इनको याद करने का, इस तरह याद करते हैं तो बहुत जल्दी पता चल जाता है। और नंबर 6 पर अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये हिंडन नदी पर स्थित है। हिंडन नदी पर क्या स्थित है? हिंडन नदी, हिंडन नदी पर आलमगीरपुर स्थित है। आलमगीर पूर्वी स्थल है, और पश्चिमी स्थल ये जो देख लेते हैं दास्क नदी, दास्क नदी। तो इस दास्क नदी पर स्थित है सुदकांगे डोर, सुदकांगे डोर। और ये दईमाबाद, आलमगीरपुर और सुदकांगे डोर सबसे उत्तरतम स्थल है। दईमाबाद दक्षिणतम स्थल है, दक्षिणतम स्थल है। और उसके बाद ये पूर्वी स्थल है, ये तो कई बार बता चुके हैं, पूर्वी स्थल है। और ये पश्चिमी स्थल है, पश्चिमी स्थल है। तो ये इस तरह पढ़ने से यही अच्छा रहता है कि अगर एक तो वहां पर 4 हम लोगों को प्रश्न के सामने 4 विकल्प दिए रहते हैं, तो उनमें से और एलिमिनेट करना और आसान हो जाता है। बाकी इतना आप लोग पढ़िए, और आगे कभी मौका मिलेगा किसी मुख्य परीक्षा पे तो हम और अच्छा करेंगे इसको। और लेकिन जो अभी UPSSC पेट से संबंधित कुछ यहाँ पर इसका एक जैसे बाउंड्री है कि हाँ इतना ही पूछेगा, वन लाइनर प्रश्न बनाएगा, तो वन लाइनर से बनने वाले जितने प्रश्न थे तो उन प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। बाकी आप लोग जैसे ही आगे पढ़ेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इनसे मिलाकर एक दूसरे में मर्ज करके कुछ क्वेश्चन दे देगा, तो उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता जैसे समाप्त होगी तो हम लोग एक प्रैक्टिस सेशन इसका रखेंगे जो कि आप लोगों को बताया जाएगा। तो ये आज इतना ही। आगे का जो क्लास होगी वह वैदिक सभ्यता पर होगी, 2 क्लास वैदिक सभ्यता पर लगेंगी, और उसके बाद हम लोग सारा ये एंशिएंट हिस्ट्री एक एक पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।